हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बेटी की विदाई ये कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा ऐसे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। काश बेटी की विदाई के वक्त मैंने ये ना कहा होता कि यह क्या हाल बना रखा है। बेटा, तुम इस घर की बहू हो, कोई नौकरानी नहीं। अपने आप को आईने में देखा है तुमने? वॉकर पर चलकर तुम सारे काम निपटा रही हो। विनय जी अचरज कर बोले, पापा, अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता। मेरा ससुराल संयुक्त परिवार है। छोटी बहू होने के कारण मेरा ये दायित्व है कि मैं अपने घर को संभाल कर रखूं। जब से पाँव में चोट लगी है तब से वैसे ही जेठानी जी और सासू माँ को मेरी मदद करनी पड़ती है। अब इस पाँव के दर्द को जाने में महीनों लगेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि मैं महीनों आराम करूं। चेतना ने अपने बिखरे बाल को संभालते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दर्द को छुपाने की असफल कोशिश करते हुए अपने पिता को समझाया। छोटी बहू का मतलब यह नहीं कि शाम को 4 बजे तुम खाना खाओ, अपने कपड़े का ध्यान न रखो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह मेरी बेटी है या कोई और। विनय जी की आंखों सुर्ख लाल हो गई थी। शायद एक पिता मर्द होने के नाते उन्होंने अपनी आंखों में सजग होने की इजाज़त नहीं दी। तभी चेतना की सांस आ गई। क्या बातें हो रही हैं चेतना बहू? थोड़ा देर वाकर छोड़कर भी चल लिया कर, अपनी लापरवाही से गिर पड़ी हो। बाथरूम में तुम्हारी लापरवाही का खामियाजा हम भर रहे हैं। डॉक्टर ने भी कहा कि थोड़ा शुरू करो, पर तुम हो वाकर छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। पता है, समझे तब ना। इसकी जिम्मेदारी मैं और उसकी जेठानी उठाती हैं। अब आप समझाओ इसे कि इतना लापरवाही ना बने। चेतना की सास ने नाराजगी जाहिर की और वहां से चली गई। विनय जी अपनी मंझली बेटी के ससुराल आए थे। 2 साल पहले चेतना की शादी एक संपन्न परिवार में उन्होंने की थी। चेतना की बड़ी बहन का विवाह कुछ महीनों में ही टूट गया था। इसलिए विनय जी ने चेतना का विवाह बहुत सोच समझ कर जांच परख कर शहर के बेहद संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में एक थे। वहाँ के बाद विनय जी भी चेतना की तरफ से निश्चित और उसकी खुशी के प्रति आश्वस्त हो गए। कुछ दिनों बाद अपनी तीसरी आखिरी बेटी के वर की तलाश में जुट गए। चेतना ने भी कभी फोन या कभी मिलने पर अपने ससुराल की किसी समस्या का जिक्र नहीं किया। इतने दिनों में एक बार सिर्फ मायका आई, पर अपनी हालत छुपा कर रखा। मायके के लोगों को उसकी चुप्पी में उसकी संप्रभुता नजर आई। आज विनय जी की तीसरी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में चेतना के शहर किसी लड़के से मुलाकात करने आए थे। शहर आने के बाद वे चेतना से मिलने उसे बिन बताए उसके घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह चेतना को पहचान नहीं पाए। पाँव में गर्म पट्टी बंधी अस्त व्यस्त चेतना वॉकर के सहारे खड़ी होकर रसोई में कुछ बना रही थी। विनय जी चेतना की सासू माँ की बातें सुनकर हतप्रभ थे। उसकी पढ़ी लिखी समझदार बेटी के इस हालत पर भी उसके साथ उसको ताना दे रही थी। चेतना को दर्द है, यह तभी वह वॉकर पर चल रही है। बाथरूम में गिरना एक दुर्घटना है, ना कि लापरवाही। बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम के लिए नहीं कहा क्या? और जब रसोई तुम संभाल रही हो, किस काम के बाद तुम्हारी सासू माँ कह रही है, जिसे उन्हें और तुम्हारे जेठानी जी को करना होता है, वह विनय जी ने चेतना के सर पर हाथ रखकर बोला।
डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला है पापा, पर सासू माँ मुझे आराम करने नहीं देते। मेरी जेठानी और सासू माँ अपना खुद का काम खुद कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनका काम करने में असमर्थ हूँ। ज़्यादा देर खड़े होने से सिर दर्द बढ़ जाता है। मेरी विवाह होकर आने की अगली सुबह से ही पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर लाद दी गई है। नौकर को हटा दिया गया और कहा कि मुझे कौन सा नौकर की आदत है। मैं छोटी बहू नहीं, इस घर की 24 घंटे की काम वाली बन कर आई हूँ। मुझे हर बात पर छोटे परिवार से होने का ताना दिया जाता है। इतना अपने पिता उसके आगे ज़्यादा देर कठोर ना बन पाए। उसका धैर्य टूट गया। उसने सच्चाई बता दी। बेटी के दर्द से विनय जी भी रो पड़े और बोले, एक बार बताया होता बेटा कि तुम्हारी यह हालत है, मैं तो तुम्हारे संप्रदाय से खुश था। अगर मैं इस शहर में नहीं आता तो तुम्हारी इस हालत के बारे में नहीं जान पाता। मुझे अफसोस है कि हमारा दामाद भी तुम्हारी हालत से वाकिफ नहीं है। पापा वह जानबूझकर अनाड़ी बने रहते हैं। फैमिली बिजनेस में मेरे ससुर और मेरे जेठ जी ज़्यादा योगदान है। सारा कारोबार बना बनाया उन्हीं को मिला है, इसलिए वह सब हाथ की कठपुतली बने हैं और मेरी भी स्थिति बना रखी है। विनय जी बोले, बेटा घर का काम करना, सबका ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन खुद बीमार होकर स्वस्थ व्यक्ति का ख्याल रखना और अपना ख्याल ना रखना तो दब्बूपन है। इतनी सी इतनी बड़ी बात तूने हमें क्यों नहीं बताया? यह तो घरेलू हिंसा है। विनय जी ने खुद से कहा, पापा, दीदी की तलाक के बाद आपने उनके टूटे रिश्ते की वजह दीदी को बताया। उसकी हर बातों को आपने गलत ठहराया। आपने जानने की कोशिश नहीं की। जीजू से रिश्ता क्यों तोड़ा? जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे भी आपने और माँ ने सिर्फ रिश्ते को निभाने का ज्ञान दिया था। कभी यह नहीं बताया कि मुझे गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, विदाई के वक्त आपने यही कहा था, तेरा घर बसना चाहिए, तेरी दीदी की तरह तू वापस नहीं आना, वरना तेरे पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने भी अपनी जिंदगी को, दुखों को अपनी किस्मत मान लिया। चेतना ने दबी आवाज में विनय जी के गले लगकर कहा। विनय जी और पश्चात से पिघल गए और अफसोस होने लगा, काश वह अपनी बेटी को सही गलत चुनने की शिक्षा देते। काश वह अपनी बड़ी बेटी की तलाक की वजह अपनी बेटी को नहीं मानते, काश उसे सुनते। क्या हुआ समधी जी, आप चाय नहीं पिए? क्या चीनी वीनी डाली है कि नहीं आपकी बेटी ने? आजकल खोई खोई सी रहती है। चेतना की सास फिर से ताने मारने लगी। समधन जी, मेरी बेटी आपने सुझाव लेकर काम कर रही है, वह वाकर पर है, क्या आपको दिखाई नहीं देता? घर के नौकर चाकर कहाँ गए? जब चेतना का रिश्ता लाया था तो आपने कहा था घर में नौकर चाकर भरे हैं, कहाँ गए सब? विनय जी चिल्ला पड़े। उनकी आवाज़ से घर से और सदस्य भी बाहर आ गए। विनय जी ने रुद्र रूप धारण कर लिया था। आप लड़की के पिता होकर इतनी तेज आवाज़ में कैसे बोल सकते हैं? यह हमारा घर है, आपका कबाड़ खाना नहीं। चेतना के पिता बोले, आपकी बहू उसी कबाड़ खाने में वापस जा रही है। मुझे आज इसकी हालत का पता लगा। आप लोगों की मानवता कहाँ चली गई? डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट बोला है और आप लोग अपनी सेवा और काम करवा रहे हो। आज ही पुलिस स्टेशन
जाकर आपकी कंप्लेंट डालता हूँ। अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह बोलकर विनय जी चेतना का हाथ पकड़कर धीरे धीरे दरवाजे से निकल गए। चेतना की जेठानी को ठंड में पसीना आ रहा था। उसके जेठ ने जल्दी जल्दी शहर के आईजी को फ़ोन मिला रहे थे। सासू माँ भागकर भगवान के कमरे में जाकर बैठ गई और मासी की गुहार कर रहे थे। चेतना के पिता ने इस रोग को उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले खतरे की घंटी से पूरा परिवार थरथरा रहा था और सोच रहा था कि काश उन्होंने चेतना के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, क्योंकि गलती करने वाले को पता होता है कि उसका यह कृत्य गलत है, परंतु एहसास तब होता है जब कोई उसकी गलती का एहसास उसे कराता है। दोस्तों, अपनी नाजुक सी बेटियों को गृहस्थी बसाने की शिक्षा के साथ उसे सही गलत का समझने का कला भी सिखाना चाहिए। यह कोमल कली कहीं तूफान के थपेड़ों में अपना भाग ना मान ले। बेटियों को वहाँ उपरांत पराया ना करे, बल्कि उन्हें पहले से भी ज़्यादा अपनापन दे, ताकि वह अपने दुख दर्द को आपको बेहिचक बताए। बेटियों के ससुराल में ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी सही नहीं, पर ज़रूरत से ज़्यादा स्कोर ससुराल पर भरोसा भी करना सही नहीं। चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।